एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेस क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में हमने कहा है एक लिक्विड पी है। अच्छा, मजेदार है ये। इसमें इनऑर्गेनिक के एस ब्लॉक के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सुंदर कॉन्सेप्ट हैं, और साथ साथ हमने कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग तड़के और लगाए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म्स के। कैसे, आइए देखते हैं। अ लिक्विड पी विद ए कायरल मॉलिक्यूल्स, शब्दों पे ध्यान दें, एक कायरल मॉलिक्यूल्स ऐसा करके बोला है, हैविंग फॉर्मूला C6H15N, oh my god, can dissolve a silvery solid Q to form a deep blue colored liquid. ठीक है, the color fades away slowly on standing, liberating bubbles of hydrogen gas, forming a colorless compound R that gives a red flame test. फ्लेम टेस्ट करवा रहे हो? जी हां, लाल रंग का फ्लेम टेस्ट है। तो मेरे लाल देखो आगे, P gives a yellow oily substance with NaNO2 dilute HCl. ये येलो ऑयली सब्सटेंस विद NaNO2 dilute HCl, और P में नाइट्रोजन भी है, और अगर आप गौर फरमाएं इसमें इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितना है? 0। इसका मतलब ये सैचुरेटेड है, न इसमें कोई रिंग है और न ही इसमें कोई पाई बॉन्ड है। ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो ये येलो ऑयल टेस्ट, ये पीला तेल कहां बनता था? अगर आप प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से याद करें, जी हां, तो ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है किसका? सेकेंडरी अमीन का। तो हो न हो ये पी जो है ये किसी किस्म का सेकेंडरी अमीन है। R, when added dropwise to a solution of methyl vinyl ketone followed by mild acidification, gives predominantly another compound S. ठीक है, फिर ऑप्शंस ऑफर करी गई हैं कि P में भी ब्ला 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 एंड ऑल दैट स्टफ। PQRS हर एक से संबंधित एक ऑप्शन है। एक चीज तो पक्की है, क्या आगे कुछ न भी पता हो तो फॉर्मूला देख के ये तो पता लगा सकता हूं कि इसमें रिंग नहीं होगा, पाई बॉन्ड नहीं होंगे, ये सेकेंडरी अमीन है, ये तो तय हो गया। और पहला ऑप्शन देखिए, P में भी एजासाइक्लोहेक्सेन ब्ला 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 जो भी है, इसका मतलब यह हुआ इसमें एक रिंग होगा, ऐसा हम कह रहे हैं। क्या रिंग संभव है? फॉर्मूले से ही हमने हिसाब लगाया था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जो आप बोलते हैं वो 0 है, इसमें कैसे भी रिंग विंग नहीं आएगी। अच्छा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है। जी हां, ए ऑप्शन गलत है। तो पी है क्या? रिंग नहीं है, हां जी, सेकेंडरी अमीन है बिल्कुल। तो इट इज RNH लोन पेयर R डैश, इस तरह का कुछ होगा बिल्कुल। पर बोला है एक कायरल मॉलिक्यूल है, sp3 हाइब्रिड नाइट्रोजन के साथ 4 ग्रुप जुड़े हैं। कौन कौन से? एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। प्लीज नोट, अक्कड़ बक्कड़ एक जैसे होंगे, क्यों? अगर ये चारों अलग हो गए तो मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा। ध्यान रखना, अम्ब्रेला इन्वर्जन के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है कंपाउंड, लेकिन यहां पर बोला है, शब्दों पे ध्यान दे, एक कायरल मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। इसका मतलब मॉलिक्यूल अगर कायरल नहीं है, इसका मतलब R मस्ट बी इक्वल टू R डैश। 6 कार्बन हैं, दोनों में बराबर बंटवारा होगा, 3-3 कार्बन के ग्रुप हैं। 3 कार्बन का कौन सा अल्काइल ग्रुप होता है? होता है जी, कौन सा होता है? या तो प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल। तो हो ना हो 2 संभावनाएं हैं पी के लिए। पी क्या है? सेकेंडरी अमीन तो है, या तो वो डाई प्रोपाइल अमीन है, अच्छा, और या फिर वो डाई आइसोप्रोपाइल अमीन है। इस तरह से जिस अभी तक सूचना दी है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों में से ही कोई एक अवश्य है। अच्छी बात है। इनफैक्ट पी के बारे में और कोई बात पूछी भी नहीं गई है, तो हमें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, ये जरूर बोला है कि लिक्विड है, वो होता ही चाहिए, अच्छी बात है। फिर इसमें एक सिल्वरी सब्सटेंस है, कौन सा? क्यू। अब ये सिल्वरी सॉलिड क्या चीज है? कौन सिल्वरी होता है? वेल, वैसे तो बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन हाँ, मेटल्स खुद भी सिल्वरी होते हैं, जैसे सिल्वर सिल्वरी होती है, और अक्सर मेटल्स
चांदी की तरह चमक सकते हैं बिल्कुल। टू फॉर्म अ डीप ब्लू कलर्ड लिक्विड और कलर फेड्स अवे लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। अब कुछ टोटके हुए, भगवान जाने क्या हुए, पहली बात वो सिल्वरी सॉलिड ईश्वर जाने कौन सा था, पर अगर हाइड्रोजन निकल रही है, इनमें से अगर हाइड्रोजन निकलेगी तो क्या आप देख सकते हो कि बहुत प्रबल चांसेस हैं कि ये नाइट्रोजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन है, रो पीट कर ये हाइड्रोजन निकली है। अगर ये हाइड्रोजन निकल गई तो मेरे पास बनेगा R2N-, इस तरह से बनेगा। अच्छा, और साथ में ऑफ कोर्स हाइड्रोजन मिल जाएगी। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, ये हाइड्रोजन कब निकलती है, ये अगर आप कोई अल्कली मेटल जैसे सोडियम डाल दीजिए, एसिडिक हाइड्रोजन का टेस्ट याद होगा आपको, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिए, सोडियम डालिए, अगर हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते हैं इसका मतलब उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। पर सोडियम होता तो हमें गोल्डन येलो फ्लेम टेस्ट मिलता, यहां रेड फ्लेम टेस्ट आ रहा है। फिर से एस ब्लॉक का कंसेप्ट, तो अगर आप देखें तो रेड फ्लेम टेस्ट किसका होता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और लिथियम, इनका हो सकता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या लिथियम। कैल्शियम तो वैसे ऑरेंज रेड होता है, लेकिन जो भी है असली रेड या तो स्ट्रोंशियम या लिथियम, इन दोनों का रहता है। स्ट्रोंशियम में इतना ग्लैमर फील नहीं होता अपने को, क्यों, अगर आप ध्यान दें यहां पर जितने भी लक्षण दे रखे हैं इनमें से बहुत सारी टिपिकल आदतें किसकी हैं, ये अल्कली मेटल जैसी फील आ रही है। अगर अल्कली मेटल जैसी फील आ रही है तो देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस कि हमारे पास जो है वो यहां पे लिथियम हो। अगर स्ट्रोंशियम हो गया तो यहां तो कुछ लिखा नहीं है, स्ट्रोंशियम नहीं होगा, कैसे पता लगाया, तो पूछा भी तो नहीं है, कहीं क्वेश्चन में पूछा है क्या कि कोई स्ट्रोंशियम या लिथियम है, मेटल होगा, राइट। तो यहां पर मेटल आयन लिख दीजिए, ये एनायन बना है, साथ में एक मेटल का टाइन होगा। अब वो कोई भी हो, आप उसके लिए इमोशनल मत हो, फालतू में उसकी जरूरत नहीं है। तो आप, एंड प्लीज नोट, अगर सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया में है तो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों नीले रंग का सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और शायद आपको कम अंदाजा हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ लिक्विड अमोनिया ही नहीं, अगर आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन्स हैं, वो भी स्पेशली लोअर अमीन्स हैं, लिक्विड फॉर्म में हैं, उनमें भी आप अगर अल्कली मेटल्स खोलेंगे तो वो घुल सकते हैं और वैसे ही ये ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं। पहले तो वो बन जाएगा, लेकिन धीरे धीरे रखे रखे वो फेड होता रहेगा। क्यों, ये हाइड्रोजन एसिडिक तो है पर ये बहुत एसिडिक नहीं होती, तो रिएक्शन विगरस नहीं होता, स्लोली होता है, हाइड्रोजन निकलती है और अमाइड एनायन बनता है। अमाइड एनायन जो बहुत 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 भयंकर बेस है। क्या वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है? जी हाँ, वो शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल भी है, लेकिन बहुत भयंकर बेस है। और अगर बल्कि अल्काइल ग्रुप्स लगा देंगे तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम हो जाती है, पर बेसिक स्ट्रेंथ तो तब भी अच्छी बनी रहती है। इतनी सारी चर्चा, हे भगवान, क्यू फॉर्म्स अ रेडिश सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू ड्राई नाइट्रोजन गैस। अगर क्यू मेटल है, अच्छा, और अगर वो लिथियम मेटल है तो लिथियम प्लस नाइट्रोजन बनाता है Li3n, विच इज रूबी रेड इन कलर। यस, बिल्कुल। तो आप देखें, मोनो पॉजिटिव, यूनिक पॉजिटिव +1 कटायन था और साथ साथ उसने रूबी रेड ये तो लिथियम या स्ट्रोंशियम में से चार्ज के आधार पर हमने स्ट्रोंशियम हटा दिया, लिथियम बचा है, और हम ये देख सकते हैं कि हाँ वास्तव में बनता है। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो क्या बी सही ऑप्शन है? जवाब है हाँ, बी सही ऑप्शन है। एस ब्लॉक का रिएक्शन था सुंदर। सी, आर कैन डीप्रोटोनेट कीटोन्स टू गिव द इनोलेट एनायन। अच्छा, आर क्या है? आर इनमें से कोई एनायन है, R2N-, इस तरह से है। क्या भयंकर बेस है? हाँ जी। क्या कीटोन से H+ नोच सकता है? बिल्कुल। और क्या इनोलेट बना सकता है? बिल्कुल। कैसे? मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूं आपके मनोरंजन के लिए। आइए देखते हैं। अब हार्डकोर ऑर्गेनिक वाला पोर्शन शुरू होता है, इसको देखिए। कोई भी कीटोन है, RCOCH3 है मान लीजिए, +NRR-, अगर H+ ले लेगा तो बनेगा RCOCH2-,
और देखिए रेजोनेट कर लेगा, बनाएगा आर सी ओ माइनस CH2, और ऑफ कोर्स लिथियम कटायन है तो उसके साथ मजे से अपनी जिंदगी गुजार भी लेंगे। इस तरह से आपके पास बन जाएगा, ये H+ छीन लेगा तो बना देगा NHR2 इस तरह से। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इनोलेट आयन। अच्छा, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में लिखा था मिथाइल विनाइल कीटोन, अगर ये होता तो मिथाइल विनाइल कीटोन क्या हो सकता है, मिथाइल तो है ही सही, अगर यहां पर आप विनाइल ग्रुप लगा दें तो मिथाइल विनाइल कीटोन बन जाएगा। अच्छा, तो ऐसा बना लें, जवाब है हाँ बनाइए, क्यों नहीं बनाइए, अच्छी बात है। अगर ये बन गया, आगे कोई रिएक्शन होगा इसमें, और बहुत मजेदार रिएक्शन होगा। कैसे होगा आइए दिखाते हैं आपको। अगर आपके पास मिथाइल विनाइल कीटोन है और आपने उसको डीप्रोटोनेट किया, पहले तो ये बनेगा, हाँ जी, प्लीज नोट, ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। अच्छा, तो अगर इस तरह से इनोलेट आयन उसके कांटेक्ट में आता है, अच्छा कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, इनोलेट एनायन कोई बहुत कैटायनी एनायन है वो, इनोलेट एनायन इज अ वेरी गुड बेस नो डाउट, लेकिन ये कार्बोनाइंस या नाइट्रोजन एनायंस इतना महाशक्तिशाली नहीं है। अच्छा, तो अब क्या होगा, कभी भी अगर ये डायरेक्ट एडिशन या कॉन्जुगेट एडिशन में चॉइस आती है तो ये प्रेफरेबली माइकल एडिशन या कॉन्जुगेट एडिशन देता है। मतलब ये डायरेक्ट यहां नहीं आएगा, ये आक्रमण करेगा यहां, पाई बॉन्ड धड़ाम यहां, और ये यहां, इस तरह से आएगा, यूं दूर से ही वहीं से अटैक कर देगा। अच्छा, तो क्या बन जाएगा, आप देखिए बहुत ही मजेदार है, ये एक नया बॉन्ड बनाएगा यहां पे ऐसे, और फिर आपके पास जो आपका पुराना पुश्तैनी मॉलिक्यूल था, सॉरी, यहां मैंने एनायन फिर से बना दिया है, लेकिन ध्यान रखना बोला था ड्रॉप वाइज ऐड किया गया है। ड्रॉप वाइज मतलब थोड़ा बहुत एनायन बना है और थोड़ा बहुत ये मॉलिक्यूल बाकी है। मिटा क्यों दिया उसे, एनायन क्यों नहीं है, अगर ऑलरेडी माइनस आ गया है तो दूसरा माइनस इतने आराम से अटैक नहीं करेगा, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छा है जिस पर अटैक पड़ेगा। तो पूरा 100% इनोलेट क्यों नहीं बनाया, बोल रखा है व्हेन एडेड ड्रॉप वाइज, बूंद बूंद करके बेस टपकाया है तो ढेर सारा मिथाइल विनाइल कीटोन था, थोड़ा सा एनायन बनेगा तभी से रिएक्शन हो जाएगा, तुरंत ऐसा कंडेंसेशन होगा। अच्छा, और अगर कंडेंसेशन हुआ इस तरह से, इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, हाँ है ना, अगर आप देखें तो इसी को बहुत ध्यान से देखिएगा, मजेदार चीज होने वाली है, CH3CO और मेरे पास है CH2 माइनस, बिल्कुल, और क्या है अपने पास, और हमारे पास है 1 2 फिर CO, तो CH2 माइनस CH2 CO और ऐसे। अगर आप ध्यान से देखें कि आप देख सकते हैं कि फिर से आपके पास इनोलेट एनायन है और इसी मॉलिक्यूल में फिर से आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, सेम वही रिएक्शन, फिर से इनडायरेक्ट अटैक, क्योंकि यही प्रेफर होता है, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये क्या बना दिया आपने, मैंने कुछ नहीं, ईश्वर बना रहे हैं, तो मैं तो खाली बता रहा हूं आपको। 1 2 3 4 5 6, वाओ, इट्स अ साइक्लाइजेशन, यस, एक रिंग बन जाएगा, O माइनस, ये पाई बॉन्ड यहां आ गया, ठीक है, ये यहां पर ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां, और फिर ये नया बॉन्ड बना है इधर, ये वाला, ये वो नया बॉन्ड बना है इस तरह से, ये जो यहां बन रहा है इसको देखिए, और इस CH2 से जुड़ा हुआ है COCH3, तो इससे जुड़ा है COCH3, अच्छी बात है। हो सकता है आपको लगे कि अब तो तसल्ली हो गई, प्रोडक्ट बन गया S, ध्यान से देखिए, क्या जान बाकी है अभी, हाँ, क्यों, इनोलेट एनायन है, बहुत बहुत मजेदार मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखते जाइएगा,
बहुत खूबसूरत मैकेनिज्म है, देखने लायक है और लॉजिकल है, कुछ रटने वाला नहीं है इसमें। आप देखिए C डबल बॉन्ड O, माइनस चार्ज, यहां है COCH3 और इस तरह से ऐसे देखिए, और ये जो माइनस चार्ज आया है, ये माइनस चार्ज 1 2 3 4 5 आक्रमण, कैसे पलट इधर से भी अटैक कर सकता है। ओ माय गॉड, क्या 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 कुछ बनाओगे क्या? कंट्रोल करें अपनी भावनाओं को, देखते जाएं। मेरे पास था COCH3 और यहां से उसमें बॉन्ड बन गया है, ठीक है, बन गया है। तो ये क्या बना? अगर आप ध्यान दें, ये वो कंपाउंड बन गया है जिसको आप ब्रिज्ड कंपाउंड या बाइसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा, हाँ, बात तो सही है, अरे वाह। और ये 1 2 1 2 बढ़िया सा बन भी गया है। क्या है हमारे पास? मैं और साफ सुथरा यहाँ पे जगह करके आपको बनाता हूं, एक मिनट। इसी को दोबारा बना रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। आपके पास यहां पर CH3 और O माइनस है, जी हाँ, एक के पास यहाँ कीटोन है जी, और कुछ है? बस इतनी ही तमन्ना है और कुछ नहीं। दिस इज सेम, खाली डिजाइन फर्क है। आप देखें, बहुत शानदार मॉलिक्यूल, माइल्ड एसिडिफिकेशन किया गया है, यानी कि क्या होगा? O माइनस का OH हो जाएगा। हरिओम तत्सत। इतने पापड़ बेलने के बाद अब प्राप्त हुआ है S। ये S है, हाँ, पर S का स्ट्रक्चर नहीं पूछा है, बोला है S कंटेन्स 3 कायरल सेंटर्स। क्या S में 3 कायरल सेंटर हैं? हम जरा चेक करिए। इतने पापड़ बेल लिए तो ये तो बहुत आसान काम है। जी हाँ, ये कायरल है, बिल्कुल ये कायरल है और ये कायरल है। तो क्या सही ऑप्शन है? जी, डी भी सही ऑप्शन है। तो आइए एक फाइनल आंसर देख लेते हैं, क्या रहा? वेल, ए सही था? नहीं। बी सही है? हाँ। सी सही है? हाँ। और डी सही है? हाँ। तो करेक्ट आंसर्स आर बी, सी, डी। सही उत्तर है बी, सी और डी। आज की मुलाकात बस इतनी। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम। नमस्कार बच्चों, मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर से तुम्हारे सामने और आज लेकर आया हूं 9th क्वेश्चन। और 9th क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोबेबिलिटी से है, जो कि हो सकता है बहुत ही लेंदी भी सॉल्व कर लो, बहुत ही छोटा भी सॉल्व कर लो। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता है कि व्हाट इज बेस थ्योरम, और ना ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तुम सोचना कि व्हाट इज बेस थ्योरम। मुझे ये भी नहीं पता है कि क्या होती है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये वो मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं तो सिर्फ एक लेमैन की तरह, सिंपल मैथमेटिशियन की तरह मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे इसका आंसर आता है। वैसे इस क्वेश्चन को लोग कहते हैं एक्सटेंडेड बेस थ्योरम, यानी बेस थ्योरम पर भी बेस थ्योरम लगाना। चलो देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। भाई हमें दिया गया है अ बैग कंटेंट 6 रेड एंड 4 व्हाइट बॉल्स, 4 balls are drawn one by one without replacement and were found to be at least 2 balls white of them are white. Find the probability that the next draw of a ball from this bag will give a white ball. अब देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर दिया गया है, सबसे पहली चीज तो ये दिया गया है कि एटलीस्ट 4 balls, एटलीस्ट 2 balls white थी। तो या तो हो सकता था 2 white 2 red, या हो सकता था 3 white 1 red, या हो सकता था, या यानी कि और या हो सकता था, ये सब कुछ दिमाग में हो तो बहुत अच्छा है। 4 white, दैट्स इट, यही 3 पॉसिबिलिटीज थी। क्या ऐसा तो अब नहीं सोच रहे हो कि 1 white एंड 3 red? बिल्कुल नहीं हो सकता था, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले ने यह कह दिया है कि कम से कम 2 white balls तो थी ही। अब मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी है से P1, तो भाई P1 क्या होता? P1 हो जाता 4C2 इंटू 6C2 अपॉन
10C4। P2 क्या हो जाता, 4C3 इंटू 6C1 अपॉन 10C4। और P3 क्या हो जाता, ये P2 हो गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी, और ये मान लिया P3 हो गया 4C4 अपॉन 10C4। गॉट द पॉइंट? यहां तक तो क्लियर है। अब बोलो क्या करना है। अब बची हुई कितनी बॉल्स हैं, इसमें 6 बॉल्स और बची हुई हैं, और उसमें से एक बॉल हमने निकाला और वो क्या होनी चाहिए, वाइट। अब देखो क्या होता है क्वेश्चन, या तो 2 वाइट और 2 रेड निकले होंगे, यानी कि 4C2 कितना होता है भाई, 4C2 होता है 6 और 6C2 15। इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं 90 बाई 10C4। अभी मेरा कैलकुलेट करने का मूड नहीं कर रहा है, इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया। या तो P1 हुआ हो एंड निकाली गई बॉल वाइट हो, 2/6। क्या क्लियर है भाई? 6 बॉल्स हैं, जिसमें से अगर ये वाली कंडीशन हुई है तो 2 ही तो और वाइट हैं, और के लिए क्या करते हो, प्लस। या तो P2 हुआ हो, P2 कितना हो गया, 24/10C4 एंड निकाली गई बॉल वाइट हो। भाई अगर ये हुआ होगा तो एक ही तो वाइट और बची, उसको निकाला 1/6 प्रोबेबिलिटी के साथ। और या तो P3 हुआ हो, यानी कि 1/10C4 एंड निकाली गई बॉल वाइट हो। इतना ही तो हमें चेक करना था। ये कितना हो जाता भाई, ये हो जाता 30 प्लस ये कितना हो जाता 24, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाता 10C4। 10C4 जो भी होता हो द आंसर। भाई यही तो पॉसिबिलिटी थी कि या तो पहली बार में जो बॉल निकाली वो क्या आ गई हो, वो वाइट आ गई हो, या दूसरी केस में जो बॉल निकाली वो वाइट हो, तीसरे केस में तो वाइट आएगा ही नहीं। और देखो कितना सिंपली हो जाता है। हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन है 10C4, तो वो तो तुम लोगों ने अगर IIT का पेपर देखा होगा तो अभी कुछ दिन पहले यानी कि 2018 में एक पेपर आया था जिसमें कि 20C9 IIT ने कैलकुलेट करवा लिया था। तो भाई कैलकुलेशन तो करनी पड़ सकती है, लेकिन क्वेश्चन को अपने आप डिफिकल्ट मत बनाना। पहले ये सोचना क्या हुआ होगा, यही हुआ होगा 2 बॉल्स वाइट हुई होंगी और तीसरी जो मैंने निकाली वो वाइट आ जाए। एंड और के लिए क्या करते हैं, एंड के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। या तो यानी और प्लस एंड। भाई यही हुआ होगा ना कि 4 बॉल जो निकाली 2 वाइट आया होगा, एंड तीसरी बॉल निकाली होगी वो भी वाइट आ गया होगा, और प्लस जो 4 बॉल निकाली होगी उसमें से 3 वाइट आया होगा, और एंड तीसरी बॉल, और एंड फिर से जब 5वीं बॉल पहली बॉल निकाली वो भी क्या आ गया होगा, वाइट आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन कुछ हद तक तुम लोगों को हेल्प करेगा। अगर हेल्प करता है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। फिर अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू व्यास एजुकेशन कोटा। आज हम हाजिर हैं अपने आखिरी 10वें सवाल के साथ। तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, काफ़ियों का आई होप आंसर भी आया है, और आंसर जैसा कि दिख रहा है आंसर सी है। ये 215 kg आंसर है। अब अपना ये सवाल क्या है पहले तो ये देख लें। तो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है जहाँ पर एक एलियन सिविलाइजेशन है उस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में, जिन्होंने एक फ्यूजन रिएक्टर बनाया है। तो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में एलियन सिविलाइजेशन ने फ्यूजन रिएक्टर बनाया है। कितने पावर का, हमारे स्केल में अगर उसे देखें तो 1000 मेगावाट का उन्होंने एक फ्यूजन रिएक्टर बनाया जिसकी एफिशिएंसी 50% है। यानी जितनी न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होगी उसकी 50% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो एफिशिएंसी 50% है। वहाँ पर हो क्या रहा है, फ्यूजन में 2 न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर 40 कंबाइंस टू फॉर्म अ मीडियम न्यूक्लियाई। तो मास नंबर 40 के जो न्यूक्लियस है वो कंबाइन होकर एक हेवियर न्यूक्लियस बनाते हैं और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो
एक साल में ये मैटर या मटेरियल कितना चाहिए कि इस रिएक्टर को चलाया जा सके। तो उस यूनिवर्स में बाइंडिंग एनर्जी का कर्व कुछ ऐसा है, पैराबोलिक कर्व है, जहां पर मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो मास नंबर 100 पे है। 50 और 150 पर ये 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी चेंज हो रही है। बाइंडिंग एनर्जी चेंज हो रही है तो यहाँ पर 40 पर कुछ यहाँ ये बाइंडिंग एनर्जी होगी, 80 पर कुछ यहाँ पर होगी। तो 40 वाले जुड़कर 80 पे पहुंच रहे हैं, 40 वाले जुड़कर 80 पे पहुंच रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। स्टेबल कैसे होगा, एनर्जी रिलीज करके स्टेबल होगा, तो उसी एनर्जी से ये फ्यूजन रिएक्टर चल रहा है। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि 40 वाले की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 80 वाले की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, उससे पर फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है। तो देखें, सबसे पहले हम आए पैराबोला के इक्वेशन में। हमने जनरल इक्वेशन लिखा है, सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखा है y इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, जहाँ पर y एक्सिस में अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और x एक्सिस में मास नंबर है, तो न्यूक्लियस का मास नंबर है। तो यहाँ पर ये जो y है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और ये जो x है ये मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस है। तो अब जो कर्व हम 3 पॉइंट से, क्योंकि अल्फा बीटा गामा 3 अननोन है, तो 3 पॉइंट से हम पास करा रहे हैं। वो पैराबोला एक 0 0 से पास हो रहा है, दूसरा जब 50 है तब जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जब 100 है तब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इनको अगर सबसे पहले मैं 0 0 पुट करूं तो हमें गामा की वैल्यू 0 मिलती है। देन मैं 8 और 50 पुट कर रहा हूँ और फिर 10 और 100 पुट कर रहा हूँ। इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करने के बाद अल्फ़ा और बीटा की हमें ये वैल्यू मिलती है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर दें, एक्स और वाई को भी पुट कर दें, तो हमें ये रिलेशन मिलता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियन का। ये एक पैराबोलिक इक्वेशन हमें मिलता है। अब इससे हम बाइंडिंग एनर्जी को लिख दें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन को दूसरी तरफ ले जाएं और ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस का हमें फॉर्मूला मिल गया। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है। अब जो रिएक्शन हमें देखना है उसमें A40 और A80 जब है तब बाइंडिंग एनर्जी कितनी है ये हमें चाहिए। तब हम उसको देखें। अब उन वैल्यूज को वहां इक्वेशन में पुट करके जिसका मास नंबर 40 है उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी हमें मिले 275 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका मास नंबर 80 है उसके लिए 794 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली। अब फ्यूजन रिएक्टर में हो क्या रहा है, 40 के 2 न्यूक्लियस जुड़कर 80 का एक न्यूक्लियस बन रहा है। तो उस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज एनर्जी ऑफ रिएक्शन या क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, वो क्यू वैल्यू कितनी है, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल बाइंडिंग एनर्जी। ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि 2 न्यूक्लियस हैं तो उनकी टोटल कुछ बाइंडिंग एनर्जी है, तो फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी। इससे पर रिएक्शन हमारी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 244 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो रही है। यानी एक फ्यूजन रिएक्शन में 244 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। अब जैसा कि हमने पहले कहा कि इलेक्ट्रिकल पावर की जो एफिशिएंसी है वो 50% ऑफ न्यूक्लियर पावर है। एफिशिएंसी को हमने ईटा सिंबल से डिनोट किया है, तो इलेक्ट्रिकल पावर इज ईटा टाइम्स न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर मतलब न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट टाइम। न्यूक्लियर एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, मान लें n नंबर ऑफ फ्यूजन हो रहा है तो, और एक फ्यूजन में क्यू एनर्जी रिलीज हो रही है, n नंबर ऑफ फ्यूजन हो रहा है। n नंबर ऑफ फ्यूजन हो रहा है मतलब n नंबर ऑफ मास नंबर 80 के न्यूक्लियस जनरेट हो रहे हैं। अब तो वो न्यूक्लियस के नंबर हमें कैसे पता चलेगा, फिर मोल कॉन्सेप्ट यूज करें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज मास बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो इसे हम पुट कर दें तो ये हमारा टोटल जो है ये पूरा न्यूक्लियर पावर हमें मिल गया।
अब थोड़ा रीअरेंज कर दें, रीअरेंज करने पर मास ऑफ द मटेरियल हमें मिला PEMT बाई ईटा NA। हमें इलेक्ट्रिकल पावर मालूम है कितना चाहिए, 1000 मेगावाट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 80 इंटू 10⁻³ kg पर मोल। टाइम कितना है, 1 अर्थ ईयर यानी 365 डेज और एक दिन में 86,400 सेकेंड्स। तो इनको पुट करें, एफिशिएंसी ईटा हाफ या 0.5 है, एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23 और क्यू वैल्यू जो है वो 244 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सब को पुट करने के बाद हमें जो फाइनल वैल्यू मिलती है दैट इज 215 किलोग्राम। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। फोड़ के आना। थैंक यू।